हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये हमारी सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है, आपकी पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। तो इस सीरीज़ में हमने टोटल 42 क्लासेस ऑलरेडी कर ली हैं। आज की जो क्लास है, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हर क्लास की तरह हर क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझते हुए हम चलेंगे फ्रेंड्स। और आई होप कि आपको ये क्लासेस बहुत ज़्यादा पसंद आ रही होंगी। आप लोगों के कमेंट्स भी काफ़ी पॉजिटिव आते हैं, तो ये सब देखकर काफ़ी अच्छा लगता है। एंड फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारी क्लासेस एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगी, चाहे सीडीपी की हो, चाहे हिंदी की हो, किसी भी सब्जेक्ट की हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। और क्लास एंड होने के बाद हमेशा की तरह अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, और ये जितनी भी क्लासेस है ना हमारी, इन सभी को मैंने एक प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेकआउट करिएगा, आपको सारी क्लासेस वहाँ पर एक साथ मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट, जो कि पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। तो पहला क्वेश्चन है आज का आपके सामने, डैश में अपने चिंतन और समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल होती है। यानी कि इन जो चार ऑप्शन आप देख रहे हैं, इनमें से किस में कह रहा है कि अपने चिंतन और समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल होती है। तो बताइए, पहला है मध्य संज्ञानात्मक कौशल, दूसरा है आनुभाविक बुद्धि, तीसरा है प्रक्रिया की गति और चौथा है मनोस्थिति। तो देखिए, आपको यहाँ पर सारे ही ऑप्शन एकदम सही लग रहे होंगे, लेकिन इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वही इसका आंसर होगा, जो कि यहाँ पर है मध्य संज्ञानात्मक कौशल। ठीक है, ये जो मिडिल कॉग्निटिव स्किल होती है हमारी, क्योंकि संज्ञान क्या होता है, हमारे दिमाग से संबंधित होता है। और जो भी हम चिंतन करते हैं वो अपने दिमाग में ही करते हैं। चिंतन यानी कि जो आप सोचते हैं, आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स, ये सब आपके कहाँ से आते हैं? ये सब आपके दिमाग से आते हैं। और ये जो संज्ञान होता है, ये आपके दिमाग से कनेक्टेड होता है। और अगर समस्या समाधान की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आपको जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो आपकी एजुकेशन में हो, पढ़ने के दौरान हो, या फिर लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आपको अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि आपका संज्ञान यहाँ पर यूज़ होगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जैसे आपकी प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल ये है कि आपका मैथ्स में अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है सीटेट में, तो ये प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अपने दिमाग से ही सोचेंगे। या तो आप किसी यूट्यूब चैनल को अच्छे से देख लेंगे, या फिर आप सोचेंगे कि मुझे किसी बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं। और ये जो दिमाग है, इसी को हम संज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मध्य संज्ञानात्मक कौशल में अपने चिंतन और समस्या समाधान को व्यवस्थित करने की क्षमता शामिल होती है। सो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कभी कभी व्यक्ति का सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यताएं पैदा कर देता है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? यानी कि ये जो रूढ़िवादी चीज़ें हैं, इनको कम करना है। रूढ़िवादी जो धारणाएं हैं, आप जानते हैं ना, लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, और लड़कियों को घर से बाहर ना जाने देना, बस ये चीज़ें कहना कि घर का काम लड़कियां करेंगी, घर से बाहर पैसे कमाने का काम लड़कों का है। ये सभी धारणाएं क्या थी? आपकी रूढ़िवादी धारणाएं थी, और एकदम नकारात्मक रूढ़िवादी धारणाएं। ठीक है, तो इसके प्रभाव को कम करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, आपसे ये पूछा है। जब आप टीचर बनेंगे आप क्या करेंगे? पहला है, विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है। दूसरा है, ऐसे उदाहरण देना जो यह दर्शाए कि यह रूढ़िवाद सच है। जी नहीं, ये रूढ़िवाद सच नहीं होता है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जो कि एकदम गलत है। आजकल आप देख रहे हैं, जो काम लड़के करते हैं वो लड़कियां भी करती हैं, एंड इवन लड़कियां ज़्यादा करती हैं, है ना। आजकल आप किसी भी फील्ड में देख लीजिए, कुछ भी आप देख सकते हैं। आप एथलीट देख लीजिए, आप अंतरिक्ष में जाने की बात कर लीजिए, हर एक चीज़। तो अब ये जो रूढ़िवादी चीज़ें थी, जो कि नकारात्मक थी, अब ये धीरे धीरे दूर हो रही हैं। ठीक है, तो अब सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि ऐसे उदाहरण दो जो ये दर्शाए कि ये रूढ़िवाद सच है। जी नहीं, ये सच नहीं है, ये बेकार चीज़ है, टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर करता है। जी नहीं, प्रभावी रूप से उसी पर निर्भर करता है, हम ऐसा नहीं कह सकते। फोर्थ है, विद्यार्थियों को निरंतर इनाम और सजा देना। जी नहीं, हमेशा आप उनको इनाम दे रहे हैं या हमेशा आप दंड दे रहे हैं, ये चीज़ अच्छी नहीं होगी। तो
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों से ये कहना और ये समझाना कि जो अधिगम की प्रोसेस होती है, लर्निंग की प्रोसेस होती है, वो अनियंत्रित है, यानी कि वो नियंत्रित नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। जैसे एज ए टीचर आप बच्चों को कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है कि बच्चा उसको कितना सीखेगा। जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ाया बच्चों को, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, आपने तो पढ़ा दिया क्योंकि आप टीचर हैं, लेकिन बच्चों ने उसको कितना समझा, उस अधिगम को बच्चों ने कितना समझा जो आपने पढ़ाया, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। जो लर्निंग की प्रोसेस होती है वो अनियंत्रित होती है, नियंत्रित नहीं होती है, इसको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। अब वहाँ पर क्या होगा, जिस बच्चे की जितनी एबिलिटी होगी वो उतना उस जो जीन पियाजे का कॉन्सेप्ट है उसको समझ जाएगा, है ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। तो ये किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, आप ज़बरदस्ती किसी को सिखा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों के मूल्यांकन के लिए एक निश्चित समय में विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी है। ऐसे में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछना अधिक उचित होगा? किस प्रकार के प्रश्न? पहला है निबंधात्मक, दूसरा है व्याख्यात्मक, तीसरा है आलोचनात्मक, चौथा है वस्तुनिष्ठ। तो संपूर्ण पाठ्यक्रम के सभी पक्षों का अगर आप मूल्यांकन करना चाहते हैं बच्चे का, तो आप क्या करेंगे? वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच्चों से पूछे जाएंगे। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर आप पूछेंगे तो बच्चे का जो सभी पक्षों का मूल्यांकन है वो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। आज आप लोगों को वॉइस थोड़ा सा लो लग रही होगी, रीज़न ये है कि थोड़ा सा हेल्थ इशू है। ठीक है, तो आज आप लोग मैनेज करते हुए चलिएगा, थोड़ा सा मोबाइल का या फिर जिस चीज़ पे भी आप देख रहे हैं उसका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिएगा तो आपको ये सुनाई देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण कौन सा है? विश्लेषण को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, विश्लेषण क्या होता है आपका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनालिसिस करना। विश्लेषण करना, किसी चीज़ का एनालिसिस करना। जैसे आप सीडीपी पढ़ रहे हैं कहीं से, ठीक है, तो आप एनालाइज करेंगे कि कहाँ पर आपको किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, और जहाँ पर पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा होगा आप वहाँ से पढ़ लेंगे। तो एनालिसिस करते हैं हम किसी भी चीज़ का, वही होता है हिंदी में विश्लेषण करना। ठीक है, तो उदाहरण कौन सा है? पहला है शिक्षा का अधिकार कानून कब पारित किया गया था। दूसरा है विज्ञापन देखकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं। तीसरा है ले वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ, और चौथा है जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के चरणों के नाम बताइए। अब देखिए यहाँ पर आपको ना 3 ऑप्शन ऐसे लग रहे होंगे जो एकदम सिमिलर हैं और एक थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा। अब देखिए पहले विश्लेषण को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। विश्लेषण मतलब होता है जैसे आपसे कोई क्वेश्चन करा है, उस क्वेश्चन को का आंसर देने के लिए आपके पास मल्टीपल वेज होंगे, यानी कि आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। जिस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको सोचना पड़े, आपको कोई टेक्निक यूज़ करनी पड़े, आपको दिमाग लगाना पड़े, हर डायरेक्शन में, हर दिशा में आपको सोचना पड़े, वो होता है आपका विश्लेषणात्मक प्रश्न। और यहाँ पर सभी में क्वेश्चन मार्क लगाया है, ये सभी आपसे पूछा इनमें से कौन सा विश्लेषणात्मक प्रश्न है। ठीक है, विश्लेषण करना मतलब होता है जैसे कोई चीज़ है आपके पास, आप उसको खोल दे रहे हैं, खोल कर उसको सीखना चाहते हैं। जैसे आपके पास एक टॉय है, बच्चे को आपने एक टॉय दिया, तो बच्चा क्या करेगा, उस टॉयज़ को खोल देगा, उसको अलग अलग पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहता है कि ये टॉय के अंदर क्या चीज़ है, ये है क्या, ये किस चीज़ से बना हुआ है। तो ऐसा होता है एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, किसी भी चीज़ को जानने के लिए उसके पूरे रूट तक जाना। ठीक है, अब आप ये मत सोचिएगा कि इन 3 ऑप्शन में क्वेश्चन मार्क है और इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसा दिमाग भी लगा रहे होंगे। जी नहीं। तो विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले जो प्रश्न होते हैं ना, अब देखिए शिक्षा का अधिकार कानून कब पारित किया गया, इसका अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप डायरेक्टली आंसर दे देंगे, है ना। ले वाइगोत्स्की का जन्म कब हुआ, आपको जन्म पता होगा, आप डायरेक्टली बता देंगे कि इस सन में उनका जन्म हुआ था। 4th क्वेश्चन में आप इजीली बता देंगे कि उन्होंने विकास के 4 चरण बताए थे, जिसका ट्रिक भी मैंने आपको याद करवाया था। ये विकास के 4 चरण उन्होंने बता दिए थे, है ना। SPCF सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, यानी कि संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बस आपको याद है, आपने डायरेक्टली सुना दिया। लेकिन अगर आप 2nd क्वेश्चन पर फोकस करें तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है
कि विज्ञापन देकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं, क्या लॉजिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सोचना होगा। आप मानते हैं ना, इस क्वेश्चन में आपने अपना दिमाग यूज़ करना होगा, अलग अलग दिशाओं में सोचना होगा और लॉजिक के साथ यहाँ पर आंसर करना होगा। और अगर आप बहुत सारे बच्चों से ये क्वेश्चन करते हैं तो हर बच्चे के आंसर अलग अलग होंगे, ठीक है। अगर ये 3 क्वेश्चन है, इनके आंसर आप बच्चों से पूछोगे तो ये सभी के सेम होंगे क्योंकि इनके आंसर फिक्स्ड हैं। लेकिन सेकंड क्वेश्चन का आंसर फिक्स नहीं है। यहाँ पर हर बच्चा अपने अपने मन से कुछ ना कुछ आंसर ज़रूर गिन देगा और अलग अलग डायरेक्शन में सोचेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग व जेंडर की एक सामाजिक संरचना बजाय आनुवंशिकता द्वारा निर्धारित होने पर चर्चा करने से क्या होगा। बताइए क्या होगा। पहला है जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। जी नहीं। जेंडर तटस्थ भाषा का प्रयोग और जेंडर की एक सामाजिक संरचना होने पर चर्चा करने से क्या होगा। जेंडर भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा। जी नहीं। जेंडर भेदभाव मतलब वही लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना, वो वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है जेंडर पक्षपात सुदृढ़ होंगे। जी नहीं, ये भी वही वाली बात हो गई। जेंडर पक्षपात, लड़के लड़कियों में भेदभाव करना, इससे ये चीज़ कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी। थर्ड है जेंडर अनुपालन का प्रोत्साहन करना। जी नहीं, इससे क्या होगा कि जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी और उसके बारे में लोग जानेंगे और सही चीज़ जानेंगे कि जेंडर भेदभाव गलत चीज़ है, कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। जेंडर तटस्थ भाषा क्या होती है। जेंडर तटस्थ भाषा होती है आपकी जो लैंग्वेज है ना, उसमें समता होनी चाहिए। जैसे एज अ टीचर आपने कैसे वर्ड यूज़ करने हैं, लड़के और लड़कियों में भेदभाव ना झलकता हो जिस भाषा में, वो भाषा टीचर ने यूज़ करनी है, उसे हम कहते हैं जेंडर तटस्थ भाषा, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे एक कैमरा पर्सन होता है, मोस्टली आपने लोगों को देखा होगा वो क्या बोलते हैं, कैमरा मैन बोलते हैं ना। तो अगर आप टीचर हैं तो आपको कैमरा मैन नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि कैमरा मैन क्यों बोलना है, कैमरा वुमन भी तो हो सकती है ना। तो कैमरा मैन की जगह आपको क्या यूज़ करना है, कैमरा पर्सन, क्योंकि पर्सन के अंदर मैन एंड वुमन दोनों आ जाती हैं। तो ये होता है आपकी जो भाषा है उसमें क्या है, जेंडर तटस्थ भाषा है, यानी कि आपकी भाषा में समता है, जहाँ पर लड़के और लड़कियों को अलग अलग टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि बिना भेदभाव के ऐसे शब्द आप यूज़ कर रहे हैं। और एज अ टीचर आपको ही नहीं, इवन समाज में जितने भी लोग हैं सबको इसी तरह के वर्ड यूज़ करने चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल आपको बताती हूँ, जैसे बोलते हैं ना चेयरमैन, ये इस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं। अब एक बात बताइए, चेयरमैन क्यों बोलना है, चेयर वुमन भी तो हो सकती है। इसीलिए आप क्या यूज़ कीजिए, आप यूज़ कीजिए चेयर पर्सन वर्ड, ठीक है, चेयर पर्सन, क्योंकि इस पर्सन में मेल और फीमेल दोनों आ जाती हैं और यहाँ पर कोई भी भेदभाव वाली भाषा नहीं झलकती है पर्सन बोलने में। तो ठीक है, आज से आप लोग बोलेंगे ना, आप लोग भी आज से सोच लीजिए, आपको बोलना है कैमरा पर्सन, चेयर पर्सन। कहीं भी किसी भी वर्ड में मैन या वुमन लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप जेंडर भेदभाव को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से आप पर्सन वर्ड यूज़ करेंगे ना, हाँ वेरी गुड, पर्सन ही यूज़ करना है। तो अगर टीचर यहाँ पर तटस्थ भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और जेंडर की एक सामाजिक संरचना होने पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कि एक सामाजिक संरचना है, ये कोई बायोलॉजिकल अवधारणा नहीं है, ये आनुवंशिकता से पैदा नहीं हुई है। यानी कि जो लड़के लड़कियों में भेदभाव किया जाता है, ये उन लोगों का आनुवंशिक गुण नहीं है कह रहे हैं, यानी कि आपकी हेरिडिटी से ये चीज़ नहीं निकलती है कि आप जेंडर रूढ़िवादी वाली सोच रखें। तो इसका मतलब क्या है कि ये जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती दे रहे हैं, ठीक है, और ये एक पॉजिटिव चीज़ है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद्यार्थियों के चलचित्र देखने के संबंध में आपकी क्या राय है, बताइए। पहला है चलचित्र देखने में धन का अपव्यय होता है, यानी कि आपका धन खर्च होता है। दूसरा है मनोरंजन के लिए चलचित्र देख लेना चाहिए। थर्ड है अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए। और चौथा है चलचित्र देखने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। तो बताइए चलचित्र से रिलेटेड क्या आपको सही लग रहा है। पहला है चलचित्र देखने में धन का अपव्यय होता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि आपका धन का अपव्यय होगा। स्कूल में जब हम दिखाते हैं तो वहाँ पर बच्चों के लिए दिखाया जाता है ताकि वो इंटरेस्ट के साथ सीखें, और अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं। मनोरंजन के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए कभी भी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अच्छे चलचित्र ही देखने चाहिए। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है।
चलचित्र देखने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, चलचित्र आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप बस पढ़ाई करते रहेंगे। कभी कभी बोरियत भी हो जाती है, तो मूड फ्रेश करने के लिए बच्चों को भी चलचित्र दिखाए जाते हैं स्कूल में। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, ताकि उनकी रुचि बनी रहे, उनका इंटरेस्ट बना रहे, उनका मन लगे रहे स्कूल में। अदरवाइज़ वो एक ही लेक्चर मेथड से पढ़ाते रहेंगे बच्चों को, तो छोटे बच्चे आपने देखा होगा रोने लगते हैं स्कूल में कि मुझे घर जाना है। तो इस बोरियत को कम करने के लिए आप चलचित्र का यूज़ कर सकते हैं, स्कूल में दिखा सकते हैं। और कैसे चलचित्र दिखाने हैं? अच्छे चलचित्र दिखाने हैं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संवेदी गतिशील अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था है? इससे इजी और इससे बेहतर लड्डू क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा CDP के पेपर में, ठीक है। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है, काफ़ी बार यहाँ पर एक दूसरी अवस्था का नाम लिख देगा और ये कौन सी अवस्था है बताइए पूछ देगा। अभी जस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था ना, याद करने की ट्रिक भी बताई थी। संज्ञानात्मक विकास के जो आपकी 4 चरण या फिर उनको अवस्थाएं भी कहते हैं, स्टेजेस डेवलपमेंट के, कौन से बताए थे? SPCF। अभी जस्ट आपको न्यूमोनिक से याद करवाया था, तो इसे याद भी कर लीजिएगा। तो इसमें से जो संवेदी गतिशील अवस्था है वो कौन सी है? सबसे पहली वाली, ठीक है। सेंसरी मोटर को हम संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था, संवेदी गतिशील अवस्था, इन सभी नामों से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपकी जीन पियाजे के विकास की पहली अवस्था है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा याद रखना है, प्री ऑपरेशनल यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और इसको हम औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। आज से आपको ध्यान रहेगा ना, ये ट्रिक ज़रूर लिख लीजिएगा, ये आपको काफ़ी काम आएंगी। और जिन स्टूडेंट्स ने नोट्स लिया है उन्होंने देखा होगा मैंने सारी चीज़ें वहाँ पर ट्रिक के साथ भी आपको दी हुई हैं और लॉन्ग में एक्सप्लेन करके भी दी हैं, ताकि आपको याद करना ईजी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों के मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नोट पूछा है, ठीक है। हमेशा पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, फिर आंसर पे जाना है। मूल्यांकन का प्रयोग सीखने को सुसाध्य करने के लिए किया जाना चाहिए तथा इसमें विविध तरीकों को शामिल करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट। मूल्यांकन करने का मतलब ही ये होता है कि जो बच्चों को आपने पढ़ाया है, जो सिखाया है, वो बच्चों ने कितना सीखा है ये जानने की कोशिश करना, और जो चीज़ें बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं उसके पीछे का रीज़न जानने की कोशिश करना, और उन रीज़न को दूर करके बच्चों को दोबारा से अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करना, जिससे बच्चों को चीज़ें समझ में आ जाएं। तो ये क्या करता है? ये सीखने को सुसाध्य भी बनाता है, सक्सेसफुल भी बनाता है, और ये अनेक तरीक़ों से यानी कि विविध तरीक़ों से हो सकता है। अब देखिए, मूल्यांकन आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि पेन पेपर टेस्ट लेकर मूल्यांकन कर लेंगे। मूल्यांकन का कोई एक ही ये मेथड नहीं होता है, बल्कि मूल्यांकन को आप अलग अलग तरीके से करेंगे, विविध तरीक़ों से। जैसे पेन पेपर टेस्ट से आप मूल्यांकन कर सकते हैं, साथ ही साथ आप स्पोर्ट्स वगैरह करवाते होंगे, वहाँ पर कोई कंपटीशन रख के मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप डिबेट वगैरह करा सकते हैं। स्कूल में बच्चों को ग्रुप में डिवाइड करके आप कुछ प्रोजेक्ट वर्क दीजिए, जिससे कि उनका आप मूल्यांकन कर पाएँ। तो मूल्यांकन करने के अनेक तरीके हैं, इसीलिए कहा जाता है मूल्यांकन में आप विविध तरीकों को शामिल करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है, ठीक है। सेकंड है, मूल्यांकन हमेशा शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि के रूप में किया जाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, ये शिक्षण अधिगम से अलग गतिविधि नहीं होती है, बल्कि शिक्षण अधिगम की ही एक गतिविधि होती है, जिसमें शिक्षण की भी गतिविधि होती है, साथ में जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं क्लासरूम से बाहर, जो स्पोर्ट्स वगैरह होता है, जैसे रनिंग वगैरह करवाते हैं, और भी गेम्स होते हैं स्कूल में, उसका भी मूल्यांकन कर सकते हैं, उन एक्टिविटीज़ का भी, उन गतिविधियों का भी। लेकिन यहाँ पर शिक्षण की गतिविधियाँ तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, और ये कह रहा है कि इसके रूप में इससे अलग किया जाना चाहिए। अलग नहीं होता है, बल्कि इसको शामिल करते हुए बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये यहाँ पर हमें लग रहा है कि यही आंसर होगा। फिर भी और ऑप्शन हम देख लेंगे एक बार। मूल्यांकन पर शिक्षक को अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियों पर मनन करने के लिए अवसर देने चाहिए। जी हाँ, इसका मतलब ये है, जैसे टीचर ने बच्चों को कुछ पढ़ाया, अब अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप टीचर को ये अवसर दीजिए कि आप जिन टीचिंग मेथड से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक बार उन टीचिंग मेथड्स को अच्छे से देखिए, आप अपने में सुधार लाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शिक्षक भी एकदम प्रवीण होता है, लेकिन शिक्षक को प्रवीण बनने के लिए अपनी शिक्षा शास्त्रीय गतिविधियाँ और जिन टीचिंग मेथड्स का वो यूज़ कर रहे हैं उनको अच्छे से सीखना होता है,
उनमें ट्रेनिंग लेनी होती है। इसीलिए तो आपका बीएड डीएलएड वगैरह कोर्स होता है, ताकि आप ट्रेंड हो सकें, प्रशिक्षण आपको दिया जाता है टीचर बनने के लिए। तो ये चीज़ें करनी है कि शिक्षक को आप अवसर देंगे कि उनकी जो शिक्षा शास्त्रीय एक्टिविटीज़ हैं वो उनको अच्छे से सोच करके और विचार कर करके उनमें क्या करें, इम्प्रूवमेंट लाए, ठीक है, जिससे कि वो बच्चों को जो भी पढ़ाना चाहते हैं वो बच्चों को समझ में आए। तो ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि नहीं पूछा है, नॉट। फोर्थ है, मूल्यांकन को संज्ञानात्मक, शारीरिक व मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जी हाँ, मूल्यांकन में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप संज्ञानात्मक पक्ष पर ही ध्यान देंगे। संज्ञानात्मक पक्ष मतलब होता है आपके दिमाग से रिलेटेड, तो मूल्यांकन के अंदर सारी चीज़ें आती हैं। आप बच्चे का संज्ञानात्मक मूल्यांकन भी करेंगे, यानी कि दिमाग का भी आप मूल्यांकन करेंगे, शारीरिक मूल्यांकन भी करेंगे। शारीरिक कैसे, आपका जो स्पोर्ट्स वगैरह होता है वहाँ पर बॉडी मूवमेंट वाली चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। साथ में मनोवैज्ञानिक क्षेत्रों पर भी आप क्या करेंगे, ध्यान केंद्रित करेंगे, यानी कि बच्चे के हर एक पक्ष का मूल्यांकन करना रियल मूल्यांकन कहलाता है, सफल मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो हमें आंसर मिल चुका है, ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका कथन और कारण से पूछा है फ्रेंड्स, अजर्सन रीजनिंग से। कथन है, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए नई सामग्री को बच्चे के मौजूदा ज्ञान से जोड़ना ज़रूरी है। सही है, अर्थपूर्ण अधिगम अगर आप कराना चाहते हैं तो जो भी नया नॉलेज आप उनको दे रहे हैं, बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है, पुराना नॉलेज है, उसमें आप ऐड करते हुए चलिए। इससे क्या होगा, जो अधिगम है आपका वो मीनिंगफुल बनेगा, ठीक है। सेकंड है, अधिगम एक रेखीय तरीके से होता है। ये बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि जो आपकी लर्निंग की प्रोसेस होती है ना, वो एकदम रेखीय लीनियर नहीं होती है, बल्कि स्पाइरल होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक लाइन में आप सीखते जा रहे हैं। हो सकता है कभी आपकी हेल्थ ख़राब हो गई या फिर कभी कोई और रीज़न हो गया, तो ये स्पाइरल होता है, ध्यान रखिएगा, ये लीनियर नहीं होता है। तो इसमें हम कहेंगे ऑप्शन 1 सही है, लेकिन आर गलत है। जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है, ए सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बालक की मूल प्रवृत्तियों को कहा जाता है, जो बालक की मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संवेगात्मक प्रवृत्तियाँ, जन्मजात प्रवृत्तियाँ, ज्ञानात्मक प्रवृत्तियाँ या फिर क्रियात्मक प्रवृत्तियाँ। तो देखिए, मूल प्रवृत्तियाँ कहने का मतलब ही होता है कि वो प्रवृत्तियाँ बच्चे के अंदर जन्म से हैं, इसी को हम कहते हैं जन्मजात प्रवृत्तियाँ। आपको ध्यान होगा, ये जो आपका मोटिवेशन वाला चैप्टर है ना, अभिप्रेरणा वाला, मैंने आपको थियरी की क्लासेस भी करवा ही दी हैं सारी, आप लोगों ने देखी ली होंगी, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में है फ्रेंड्स, आप एक बार देख लीजिएगा चाहें तो मूल प्रवृत्तियाँ, ये क्वेश्चन जो है ना आपका अभिप्रेरणा चैप्टर से बना है, मोटिवेशन चैप्टर से बना है, जहाँ पर मैकडूगल ने, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ MC, ठीक है, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं व्यक्ति की, ठीक है। अब CTET में ऐसा नहीं है कि अलग अलग से सभी के नाम आते हैं, ऐसे नाम अलग से लिख करके नहीं आते। बस आप ध्यान रखिएगा कि मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं जिन्हें हम जन्मजात प्रवृत्तियाँ कहते हैं। जैसे क्रोध आना, आपने देखा होगा कुछ बच्चों को जल्दी से गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात में। जैसे रोना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी सी बात का बुरा लगता है और वो रोने लगते हैं। जैसे किसी से प्रेम करना, ये सब आपके क्या है, जन्मजात प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है। ये सब आपको आपकी हेरिडिटी से मिली होती हैं कुछ, और कुछ आपको सोसाइटी से भी मिली होती हैं, ठीक है। तो ये सब होता है आपका मूल प्रवृत्तियाँ। इसमें आपको डिटेल में नहीं जाना है, अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको और डिटेल में समझाते रहूँगी। नेक्स्ट है, कक्ष में अधिगम समस्याएं उत्पन्न करने वाले बालक वे बालक होते हैं जिनकी, ऐसे बच्चे जो कक्षा में अधिगम समस्याएं उत्पन्न करते हैं वो कैसे बालक होते हैं, ये पूछा है। पहला है, बुद्धि लब्धि न्यून होती है। बुद्धि लब्धि क्या होता है, IQ, इंटेलिजेंस कोशिएंट, ठीक है। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मैंने बहुत बार बताया हुआ है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी कि मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणा 100, ठीक है। ये आपका IQ का फॉर्मूला होता है, और यहीं से निर्धारित किया जाता है कि बच्चे की जो IQ है यानी कि बुद्धि लब्धि है वो न्यून है या अधिक है या सर्वोच्च है या औसत है, ठीक है। अगर आपकी 109 के आसपास है तो कहा जाता है ये बच्चा सामान्य बुद्धि का है। चलिए हम देख लेते हैं। तो जो बच्चे अधिगम समस्याएं क्लासरूम में उत्पन्न करते हैं वो बच्चे कैसे होंगे, आप खुद सोचिए। वो बच्चे क्या होंगे, उनकी बुद्धि लब्धि न्यून होगी, ठीक है, उनकी बुद्धि लब्धि कम होगी, तो वो सभी नॉर्मल बच्चों की तरह सोच नहीं पाएंगे, उनकी तरह चीज़ों को जल्दी से सीख नहीं पाएंगे। और बुद्धि लब्धि जिनकी अधिक होती है वो कभी भी अधिगम समस्याएं उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि अधिगम को वो बढ़ावा देंगे और अच्छे से सीखेंगे। सर्वोच्च होती है और औसत होती है, ये तीनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही हो गए। लेकिन अगर बुद्धि लब्धि IQ किसी का न्यून है तो उससे जो है अधिगम में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि उस बच्चे को चीज़ें समझ में जल्दी नहीं आएंगी, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। और बुद्धि से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और पूछे जाते हैं, उन्हें मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। एक आपसे पूछा जाता है बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? आप कहेंगे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, इन्होंने कहा था 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी और इन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा क्या करती है, मोटिवेशन क्या करती है? पहला है पिछले सीखे हुए ज्ञान को नए अधिगम से अलग करती है। जी नहीं, नए अधिगम से अलग नहीं करती है, बल्कि अभिप्रेरणा अगर बच्चे को होगी, मोटिवेट बच्चा होगा, तो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ते हुए सीखेगा। सेकंड है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। जी नहीं, कभी भी एक दिशा में सोचना पॉजिटिव नहीं होता है, अलग अलग दिशाओं में सोचना क्या होता है, पॉजिटिव होता है। थर्ड है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करेगी। एब्सोल्युटली राइट, ये बिल्कुल सही है। अगर बच्चा किसी भी चीज़ को सीखने के लिए मोटिवेटेड है, अभिप्रेरित है, तो उस चीज़ को सीखने में वो इंटरेस्ट लेगा, रुचि के साथ उसको सीखेगा। इसीलिए कहते हैं अगर आप बच्चों को कुछ पढ़ाना चाहते हैं तो वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले बच्चे को अंदर से मोटिवेट कीजिए, जिससे कि बच्चा उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में रुचि लेगा। जैसे अभी आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है टीचिंग की, इसीलिए आप मोटिवेटेड हैं कि आपको सीटेट का एग्ज़ाम देना है और एकदम रुचि के साथ, इंटरेस्ट के साथ, मन लगाकर आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप अंदर से मोटिवेटेड हैं। और देखिए पढ़ाई हर कोई करता है, लेकिन अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा, अभिप्रेरित होना पड़ेगा। इसीलिए आपसे सीटेट में एक बार डायरेक्टली ऑनलाइन वाली शिफ्ट में ये भी क्वेश्चन बना था कि अभी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अधिगम की अनिवार्य शर्त क्या होगी। उसमें आपको दिया था अभिप्रेरणा, रुचि, नकारात्मक अवधारणा या कोई नहीं। तो आप कहेंगे सबसे पहली चीज़ होती है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के बाद आती है रुचि। अब उसमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रुचि को टिक करके आ गए थे और बाद में बोल रहे थे हमारा 1 नंबर नहीं आया, तो मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया था कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अभिप्रेरणा होती है, रुचि उसके बाद आती है। ठीक है, तो जब बच्चा अंदर से मोटिवेटेड होगा किसी भी काम को करने के लिए, तभी तो उस काम को वो रुचि के साथ करेगा, है ना। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन 3। और आपको जो मैंने ये एक्स्ट्रा में क्वेश्चन बताया, इसे भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित कक्षा को नहीं दर्शाता है? बाल केंद्रित कक्षा क्या होती है? जिसमें बच्चा सेंटर में होता है और बच्चे के अकॉर्डिंग करिकुलम प्लान किया जाता है। बच्चे के अकॉर्डिंग यानी कि बच्चे की रुचि देखी जाती है, सबसे पहले उसका मन है या नहीं है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है पढ़ने में। ऐसे ही बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाती है। यानी कि कहने का मतलब है बच्चे पर निर्भर करती है। बच्चे की अगर रुचि है तो आप बच्चों को पढ़ाएंगे। ऐसा होता है कभी कभी कि बच्चों का मन नहीं करता है पढ़ने को और वो कहते हैं कि आज हमें खेलना है, खेल के माध्यम से सीखना है, तो उस दिन आप उनको खेल के माध्यम से सिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर एक्स्ट्रा डिसिप्लिन लगा देंगे कि नहीं आप क्लास से बाहर नहीं जा सकते। ऐसे में क्या होगा, क्लासरूम आपकी बाल केंद्रित नहीं होगी। तो देखते हैं जो बाल केंद्रित को नहीं दर्शाता है वही आपसे यहाँ पर पूछा हुआ है। पहला है गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना। सेकंड है बच्चों की प्रगति गुणात्मक रूप से और विकास के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट दी जाती है। ठीक है, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है और छात्रों के नकल करने के लिए श्यामपट्ट पर उत्तर लिख देता है। यही आपका बाल केंद्रित शिक्षा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, बच्चा एक्टिविटी नहीं कर रहा है। और बाल केंद्रित शिक्षा होती है जहाँ पर बच्चा खुद से एक्टिविटी करता है, खुद से क्रियाकलाप करता है, एक्टिव रहता है और उसी के हिसाब से बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर शिक्षक क्या कर रहे हैं, शिक्षक बुक उठा करके पढ़ दे रहे हैं और छात्रों को नकल करने के लिए कह रहे हैं श्यामपट्ट पर आंसर लिख करके। इसमें क्या होता है, छात्र बोर होने लगते हैं। आपने भी देखा होगा एकेडमिक्स में जब आप स्कूल जाते थे, जब छोटे थे, तो टीचर अगर ब्लैक बोर्ड में कुछ लिख रहे हैं, आप बस उसको उतारे जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, बोरियत होती है। वो क्लासरूम आपकी चाइल्ड सेंटर्ड यानी कि बाल केंद्रित नहीं हो सकती। तो वो क्लासरूम आपकी कैसी होगी, वो क्लासरूम होगी शिक्षक केंद्रित कक्षा, ना कि बाल केंद्रित कक्षा। और बेस्ट मानी जाती है हमेशा आपकी बाल केंद्रित कक्षा। ठीक है, तो 3rd ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं फ्रेंड्स। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम कल की क्लास में कर लेंगे। आज आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और टैग वर्ड्स देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपको हमेशा ये चीज़ बताती हूँ, टैग वर्ड्स की वीडियो की जो प्लेलिस्ट बनी है उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा आप। बिलीव मी फ्रेंड्स, अब मेरे कहने पर आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो करके अपने दोनों पेपर क्वालिफाई किए हुए हैं, वो भी बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ। ठीक है,
तो टैग वर्ड्स मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स के करवाए हैं, CDP, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, EVS, संस्कृत, जितने भी पेपर 1 पेपर 2 में होते हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। उनको आपने कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको उन्हीं वीडियोज़ में बताया हुआ है। और आपको में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का कहना था कि मैम ये तो जनवरी 2024 की वीडियोज़ हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, टैग वर्ड्स आपके चेंज नहीं होंगे, वो चाहे आज आप देख रहे हैं, चाहे आप अगले साल देखें या पहले देख रहे थे, टैग वर्ड्स आपके हमेशा वही रहेंगे, तब तक वही रहेंगे जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं होता। ठीक है, तो वही टैग वर्ड्स हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। अब आप चाहते हैं कि मैं नए तरीके से आपको करवा दूँ, तो देखिए टैग वर्ड्स तो मैं आपको वही करवाऊँगी, भले ही मैं आपको अलग तरीके से बोल दूँगी, लेकिन टैग वर्ड्स आपके वही रहेंगे। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप उन टैग वर्ड्स को देख लीजिएगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने पिछली बार भी देखकर बहुत अच्छा स्कोर किया था पेडागोजी में, और कुछ स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स भी आए थे। कल मैं इवनिंग में थोड़े कमेंट्स रीड कर रही थी, तो कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे इस बार कि मैम वो टैग वर्ड्स वाली वीडियोस देखकर हम पेडागोजी में बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स, और ये एक पॉजिटिव चेंज है आप में। ठीक है, और ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बाकी अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग देखिए बहुत सारे आपके कमेंट्स आते हैं, अच्छी बात है, मुझे कमेंट्स देखकर अच्छा भी लगता है, लेकिन सभी को रिप्लाई कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए आप लोग पॉजिटिव बने रहिए और कभी भी नेगेटिव ये मत होइए कि आपको कमेंट के रिप्लाई नहीं मिल रहे हैं। मुझे जितना भी टाइम होता है मैं हमेशा आपको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, बाकी आगे भी करती रहूँगी। आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में, और साथ में अदर क्लासेस भी चल रही हैं, उन्हें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।